आई एम बैक अगेन। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शम्स पर। आज के इस वीडियो में आप यण संधि को पढ़ेंगे। इससे पहले आपने वृद्धि संधि को पढ़ा है, गुण संधि को पढ़ा है और दीर्घ संधि को भी पढ़ लिया है। आज आप यण संधि को पढ़ेंगे। आपको पता है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से चौथा भेद है यण संधि। इसके बाद 5वां भेद है जिसका नाम है अयादि संधि। अब तक आपने 3 भेद को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, मतलब दीर्घ स्वर संधि को, गुण संधि को और वृद्धि संधि को। लेकिन आज की क्लास में आप चौथे भेद को पढ़ेंगे, मतलब यण संधि को पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में जितनी बातों को अभी तक आपने पढ़ा है, मैं उसे दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपको अधिक दिनों तक याद रह सके। 2-3 मिनट में मैं इसे रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले आपने हिंदी व्याकरण में वर्ण के बारे में पढ़ा था, तो आपको पता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वैसी आवाज़ को कहते हैं जिसको हम अधिक टुकड़ा नहीं कर सकते, जिसके अधिक खंड नहीं हो सकते हैं। जैसे कि क, अ, ख, ये सब वर्ण ही है। अगर आप इसका टुकड़ा कीजिएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए वर्ण की परिभाषा में कहा जाता है कि वर्ण ऐसी मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसको अधिक टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद वर्णमाला होता है। वर्णों के समूह को, मतलब वर्णों के ग्रुप को, जितने भी सारे वर्ण हैं उसको एक ग्रुप में रख दिया गया है और उसी ग्रुप को, उसी समूह को वर्णमाला कहा जाता है। उस समूह में क से लेकर के ज्ञ तक, अ से लेकर के औ तक, मतलब पूरा स्वर वर्ण और पूरा व्यंजन वर्ण, ये सब शामिल है। इसको आप डीपली पढ़ेंगे तो इसमें आप कई सारी चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि संयुक्त व्यंजन, उच्चित व्यंजन, संयुक्त स्वर, अयोगवा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 अक्षर होते हैं, मतलब 52 वर्ण होते हैं, और ये भी 2 तरह के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है और स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण है ओ, ओ आकर आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ये हो गया ओ आकर आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, ये हो गया दीर्घ ई, ये हो गया ह्रस्व उ, दीर्घ उ, यहाँ पर हो गया री, ए। ठीक है। यहाँ पर हो गया ओ और यहाँ पर हो गया औ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन है? ओ अगर आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। कुल कितनी है स्वर वर्ण की संख्या? तो 11। ठीक। और इसमें कहीं कहीं पर 2 जुट जाता है, लेकिन ये 2 वास्तव में अयोगवा हैं। अयोगवा का अर्थ ये हुआ कि ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये 2 कौन हैं? अ अनुस्वार और अ विसर्ग, ये 2 अयोगवा हैं। तो 11 2 13, इधर कितना हो गया? 13। आपको अभी हमने बताया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 अक्षर होते हैं। 52 में से आपने 13 को माइनस किया, कितना बचा? 12 में से 3 घटा बचा 9, इधर क्या हुआ? 4, 4 में से घटा बचा 3, मतलब 39 और वर्ण होगा। ये 39 में देखिए 33 जो है ये व्यंजन वर्ण है। कौन कौन है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपने क ख तो अवश्य पढ़ा होगा, क ख ग घ अंग, तो उसी को बोला जाता है क वर्ग। क से लेकर के अंग तक जितने भी अक्षर हैं, जितने भी नहीं 5 अक्षर है केवल, क है, ख है, ग घ अंग, तो 5 अक्षर इसमें हो गया। इसी प्रकार च वर्ग है, इसमें भी 5 अक्षर है। इसी प्रकार ट वर्ग है, त वर्ग है, उसके बाद प वर्ग है। क वर्ग में 5 अक्षर, च वर्ग में 5 अक्षर और ट वर्ग में
5 अक्षर, तो वर्ग में 5 अक्षर और प वर्ग में 5 अक्षर। प वर्ग कहने का मतलब ये हुआ कि प से लेकर के म तक, प, फ, ब, भ और म। देखिए 5 अक्षर है, 1 2 3 4, ये 5 अक्षर हो गया। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक कुल मिलाकर के 25 अक्षर हैं। कितने हैं? 25। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक कुल मिलाकर के 25 अक्षर हैं। हमको कितना लाना है? 39, क्योंकि 52 में से हमने 13 को घटाया है। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से आपने 13 को देख लिया है, 13 को घटा दिया है, मतलब 13 के बारे में जान चुके हैं। 13 में से 11 स्वर था और 2 अयोग हुआ, तो 52 में से 13 घटाने के बाद आपके पास 39 बचेगा। और इस 39 में 33 लिखा जाता है, कहीं कहीं पर 33 व्यंजन वर्ण है। तो बाकी 6 क्या हैं? तो ये भी व्यंजन है, 33 और 6, तभी तो 39 होगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा अभी तक कि 33 व्यंजन है और ये 6 तब क्या कहलाएगा? ये भी व्यंजन है, लेकिन इसमें कैटेगरी है, इसका भी भेद है, समझ में आएगा अभी आपको। 33 में देखिए कौन कौन है। क से लेकर के ज्ञा तक पढ़े हो ना आप, क से लेकर के ज्ञा तक। तो इसमें ज्ञा को छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए समझ में आएगा। क वर्ग, क वर्ग कहने का मतलब क से लेकर के अंग तक, ठीक। च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, त वर्ग और उसके बाद प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। क से लेकर के ज्ञा तक 5 है, च से लेकर के या तक 5 अक्षर हैं, उसके बाद ट से लेकर के न तक 5 अक्षर हैं, तो से लेकर के 9 तक फिर 5 अक्षर हैं, प से लेकर के म तक 5 अक्षर हैं। तो कुल मिलाकर के 25 अक्षर हुए। क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक 25 अक्षर हुए और इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। म के बाद आता है य, र, ल और व, ये 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, ठीक। 25 और 4 29 हो गया। इसके बाद फिर 4 हो गया य, र, ल, व। इसके बाद क्या आता है? तालव्य श। क्या आता है? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और इसके बाद आता है ह। तो 25 4 29, 4 33, 33 ये हुआ। इसके बाद बचा हुआ है 6। 6 में से 4 हैं संयुक्त व्यंजन, अक्ष, तर, ज्ञा और सर, ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन व्यंजन ही है ये, ठीक है। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। ये जो व्यंजन है 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से बना है। अक्ष भी 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से बना है, ज्ञा भी, सर भी और तर भी। इसके बाद बच गया 2, ये 2, ये वाला ड है और ये ढ है। अब गौर कीजिएगा तो हिंदी में कहीं भी आपको ये अक्षर देखने को नहीं मिलेगा। क से लेकर के ज्ञा तक अगर ढूंढोगे आप तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसका प्रयोग करते हो। जैसे कि आपको पेड़ लिखना है तो पेड़ है ना, ये वाला, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको पढ़ लिखना है, पढ़, तो इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए ये भी व्यंजन की कैटेगरी में ही आता है और कहीं कहीं पर इसको नाम दिया गया है उत्चित व्यंजन का। तो कंप्लीटली 39 हो गया, ठीक है। 52 में से आपने 13 को घटाया था, 13 कोण तो 11 स्वर वर्ण और 2 अयोग हुआ। उसके बाद 33 में से 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, फिर 4 जो है ये ऊष्म व्यंजन है, फिर 4 जो है ये संयुक्त व्यंजन है, फिर 2 जो है ये उत्चित व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद आपने संधि को पढ़ा है। संधि में आपने पढ़ा है कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण मिलकर के विकार उत्पन्न करता है, मतलब परिवर्तन करता है, ठीक है। और संधि के भी कई सारे भेद होते हैं, कई सारे नहीं, 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और लास्ट में है विसर्ग संधि। तो संधि के कुल मिलाकर के 3 भेद होते हैं। 3 में से पहला भेद है स्वर संधि, ठीक। संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन?
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है कि जब दो स्वर वर्ण मिलते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं तो हम उसे स्वर संधि कहते हैं। काफ़ी डीपली मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है विरिद्धि संधि, ये तीनों को आपने पढ़ लिया है। और चौथा है यन संधि, जिसको आप इस क्लास में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद पांचवा है अयादि संधि, जिसको आप अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि यन संधि होता क्या है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने धैर्य के साथ इस पूरे वाली वीडियो को देख लिया है, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लिया है, तो भले ही आप 20-25 मिनट वेस्ट कीजिएगा इसमें, लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगा, आपको वो जानकारी होगी जो आपको जीवन के हर एक मोड़ पर काम देगी। ठीक, यन संधि में क्या होता है इनको समझते हैं। पढ़ने में थोड़ा सा आपको भारी लगे, सुनने में अजीब टाइप का लगे, बट बहुत ईजी है ये। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि पूरा आप 100 नहीं 200% कॉन्सेंट्रेशन, 200% एकाग्रता इस वीडियो की ओर कीजिए आप। जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई की जगह पर यो हलंत मतलब कि आधा यो हो जाता है, और जो प्रथम पद होते हैं उनका अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप पूरा ध्यान दीजिए इस वीडियो पर और वीडियो को स्किप मत कीजिए। जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद, कहने का मतलब कि जो पहला वाला शब्द होगा अगर उसका अंतिम वर्ण ह्रस्व ई है या फिर दीर्घ ई है, और दूसरा वाला शब्द जो होगा अगर उसका पहला वर्ण इसको छोड़ करके, मतलब ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आए तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर आधा य हो जाता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी, काफ़ी आसान है। आपको सुनने में भारी लग रहा होगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए, समझ में आएगा। हमने क्या कहा आपको कि जो पहला वाला शब्द होगा अगर उसका अंतिम वर्ण ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई हो, और दूसरे वाले शब्द जो हैं अगर इसका पहला वर्ण ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़कर, अब समझिए यहाँ पर स्वर वर्ण में कुल 11 अक्षर होते हैं। 11 में से हमने ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़ दिया और उसके बाद री को भी छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 को छोड़ दीजिए, तो कितना बचा? 8। 8 कौन कौन बचा? 8 स्वर वर्ण बचा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 3 स्वर को निकाल दिया है, री को निकाल दिया है, ह्रस्व ई को निकाल दिया है, दीर्घ ई को निकाल दिया है। तो 11 में से हमने 3 को निकाल दिया, तो मेरे पास बचा 8। 8 स्वर वर्ण बचा। कौन कौन? ओ बचा, ओ कर आ बचा। ह्रस्व ई दीर्घ ई को निकाल दिए तो क्या बचा? ह्रस्व ऊ बचा, दीर्घ ऊ बचा, री को भी निकाल दिए तो क्या बचा? ए बचा, ऐ बचा, ओ और औ बचा। 8 वर्ण बचा है। अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद इन 8 में से यहाँ पर अगर पहले वाले शब्द के अंतिम में ये दोनों हो और ये दूसरे वाले शब्द के पहला वर्ण अगर ये 8 में से कोई अगर होगा तो ये जो ह्रस्व ई या दीर्घ ई है इसके स्थान पर आधा यो आ जाएगा। ठीक है, और जो पहले वाले शब्द होंगे, पहले वाला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा। इसी को यन संधि कहते हैं। काफ़ी आसान है, एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। देखिए, इति जोड़ आदि, इति में ह्रस्व ई है। आपको पता होगा कि ह्रस्व ई की मात्रा इस तरह होती है ना। तो ह्रस्व ई हम निकाल दिए इसमें से। देखिए, हमने एरो से इंडिकेट करके दिखाया है आपको कि ह्रस्व ई इसमें से निकाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ इति था, इति में से हमने ह्रस्व ई निकाल दिया तो ये तो बच गया आधा, वही ये तो आधा लिखा हुआ है यहाँ पर इत। ठीक है, और पता है आपको कि संधि में हम जोड़ का निशान भी देते हैं, तो इत जोड़। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई के अलावा दूसरे वाले शब्द में कोई दूसरा स्वर हो। ठीक है, मतलब 8 में से कोई हो, ओ आ उ, दीर्घ उ, ये ह्रस्व उ है, ये दीर्घ उ है, ओ औ
1 2 3 4 5 6 ए आई भी है इसमें, है ना, ए आई। तो अगर ये आठों में से कोई हो, दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण अगर ये आठों में से कोई हो, तो ये जो ई है इसके स्थान पर यो आ जाएगा, आधा यो हलंत में। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, यन संधि कहेंगे। यहाँ पर देखिए इति, तो इसमें पहला जो वर्ण है, पहला जो शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई निकाल दिए। अब देखिए दूसरा वाला शब्द क्या है, आदि है। इसमें जो पहला वर्ण है ये अ अगर आ है, मतलब ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़कर है, बिल्कुल छोड़ करके है, तो ये क्या बन गया, यन संधि बन गया। इति जोड़ आदि, बताओ कौन संधि है, तो यन संधि है। इति जोड़ आदि कौन संधि है, तो यन संधि है। क्यों, क्योंकि जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण ह्रस्व ई है, और दूसरा वाला जो शब्द है इसका जो पहला वर्ण है ये ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़ करके दूसरा स्वर है, इसलिए ये यन संधि है। आपसे पूछे कि इत्यादि कौन सी संधि है, तो क्या कहोगे, यन संधि। ठीक, अब समझिए, ये ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर क्या आ जाता है, आधा यो आ जाता है। यहाँ पर से आपने ह्रस्व ई निकाला तो बच गया ये इत, ह्रस्व ई और आधा तो, इधर ह्रस्व ई के स्थान पर आ गया आधा यो। पढ़ा है ना आपने भी, मैंने आपको समझाने के लिए एरो से इंडिकेट किया है। देखिए तीर को, ये ह्रस्व ई के स्थान पर क्या बन गया, यो बन गया। और उसके बाद आ जो है जिस तरह उस तरह आ रहेगा, फिर जो लास्ट वाला वर्ण है वो उसी तरह रहेगा। अब जोड़िए यहाँ पर इसको, इत है जोड़ यो जोड़ आ जोड़ दी। आपको पता होगा कि कोई भी स्वर वर्ण जो है ये अपनी मात्रा के रूप में किसी भी व्यंजन वर्ण से मिलते हैं। गौर से देखो इस जगह, तो यो क्या है, व्यंजन वर्ण है, और आकर आ क्या है, स्वर वर्ण है। तो ये स्वर वर्ण जो है अपने से पहले वाले वर्ण में जाके मिल जाएगा, ठीक है, और जो मिलेगा तो अपनी मात्रा के रूप में मिलेगा। आ की मात्रा इस तरह होती है ना, बिल्कुल इजी है। देखिए आधा यो इधर से आ आकर मिल गया, आधा यो जो था और इसमें आ आकर जो मिल गया है तो इसको पूरा कर दिया है। जब यो को पूरा कर दिया तो इसका हलंत तो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यो, आकार जुटा तो या। ठीक, यो जोड़ आ तो क्या बन गया, या। देखिए यहाँ पर या है, यहाँ पर देखिए या है, समझ में आ जाएगा अभी आपको। और इधर आगे में क्या है, इत है ना, इत। लास्ट में क्या है, दी है ना, दी। देखिए यहाँ पर इत, अभी आपने पढ़ा है कि जो पहला वर्ण होगा उसका अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधा हुआ, पहला वर्ण क्या है, इत है, और इसका अंतिम वर्ण आधा तो है, तो देखिए वही आधा तो यहाँ पर आ गया, इत जोड़िया दी। यही क्या है, यन संधि है। यही क्या है, यन संधि है, इसी को यन संधि कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिए। आगे देखिए, आपने इत्यादि वाला एग्जाम्पल देख लिया है। इत्यादि कौन संधि है, बताओ जल्दी से, यन संधि। कौन संधि है, यन संधि है। इसी प्रकार प्रति एक, इसको चेक करते हैं क्या ये यन संधि है। चेक कैसे करेंगे, देखिए अगर पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई होगा या फिर दीर्घ ई होगा, और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण अगर इन दोनों को छोड़ करके और री को छोड़ करके, री को भी इस जगह रहने दीजिए, आगे समझ में आएगा री का क्या कनेक्शन है इससे। इन दोनों को छोड़कर अगर कोई दूसरा वर्ण है, मतलब दूसरा स्वर वर्ण है, तो वो यन संधि कहलाता है। यहाँ पर प्रति में से हमने ह्रस्व ई निकाला, इधर एक, इधर से हमने ए निकाला, तो ह्रस्व ई को छोड़ करके दूसरा स्वर है, बिल्कुल ये यन संधि है। कैसे बना, प्रति में से आपने ह्रस्व ई निकाला तो क्या बच गया, इधर परत बचा ना, परत, और ये परत में भी लास्ट में जो तो है ये आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आधा, क्योंकि इसमें से अपने ई को निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए इधर से बच गया परत, आपने ई निकाला है तो ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा यो आ जाएगा, तो आधा यो हमने लिख दिया है। उसके बाद जिस तरह क्या है, आगे में ए है तो ए लिख दीजिए, उस तरह फिर लास्ट में क्या है, क है तो क लिख दीजिए। देखिए प्रत्येक बनता है, बिल्कुल बनेगा जी।
ये बीच में आ गया है स्वर वर्ण, तो ये अपनी मात्रा के रूप में कहाँ आ जाएगा, पहले वाले में लग जाएगा, मतलब यो में लग जाएगा आकर के। जब ये ए है तो ए की मात्रा इस तरह होती है, पता है ना, ए की मात्रा इस तरह होती है। यो में आकर के लग गया ये वाला मात्रा, तो क्या बन गया ये। ठीक, दिक्कत, कोई दिक्कत? प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या देखा था आपने, परत, लास्ट में तो में आधा हलंत लगा हुआ था, जोड़ ई के स्थान पर क्या आ गया था, आधा यो आ गया था। फिर ए जिस तरह था उस तरह लिख दिए। फिर क्या था, क था ना क, तो ये वाला जो ए है बीच में आ गया, तो ये इधर आके जुड़ जाएगा। इससे पहले कौन है, यो है, तो यो में आकर जुड़ जाएगा। ए की मात्रा इस तरह होती है, तो यो में आकर के इस तरह जुटा, तो यो का हलंत भी भाग जाएगा, मतलब यो पूरा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, हो गया। और देखिए परत, ये क, तो यहाँ पर देख लो आप, परत आधा तो ये क, क्या बन गया, प्रत्येक, राइट। तीसरा उदाहरण देखिए, प्रति जोड़ उत्तर, सेम उसी तरह बनेगा। इसमें से भी आपने ई निकाल लिया, तो क्या बनेगा, क्या बचेगा, परत बचेगा। लास्ट में आधा तो बचेगा, आधा तो को इस तरह लिखते हैं हम, है ना। देखो आधा तो को हम इस तरह लिखते हैं, परत, लास्ट में हलंत लगा देते हैं, ठीक है। तो इधर ई निकाले हैं, तो ई के स्थान पर क्या आएगा, यो आएगा। क्या आएगा, यो। कौन सा यो, आधा यो के नीचे हलंत है, उसके बाद ए है ना, ए नहीं ऊ है, ऊ, ए तो ऊपर वाले में था, यहाँ पर हम तीसरा उदाहरण कर रहे हैं, तो ऊ है, ऊ आ गया। फिर तर है, जोड़ तर, समझ में आ रहा है ना। तो ये ऊ जो है अपनी मात्रा के रूप में कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, यो में, ठीक है, आधा यो में। ह्रस्व ऊ की मात्रा इस तरह होती है, इस तरह होती है, तो क्या बन जाएगा, परत जोड़ उत्तर, प्रत्युत्तर। दिक्कत नहीं ना, समझ में आएगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार नीऊन, नी जोड़ ऊन, कौन सी संधि है, क्या ये यन संधि है, आओ चेक करते हैं। इधर नी है, नी में से हमने ई निकाल लिया, तो आधा नौ बच गया, आधा नौ को इस तरह लिखते हैं। और जो ई निकाले हैं, ई के जगह पर क्या आ जाएगा, आधा यो आ जाएगा, आ गया। उसके बाद इधर से क्या है, इधर दीर्घ ऊ है, तो जोड़ दीर्घ ऊ है। इसके बाद क्या है, लास्ट में नौ है, तो ये जो दीर्घ ऊ है ये अपनी मात्रा के रूप में यो में आके लग जाएगा, आधा यो में आके लग जाएगा। आधा यो में जो आके लगेगा तो आधा यो बन जाएगा पूरा यो, और ये दीर्घ ऊ की मात्रा इस तरह लगेगी। तो देखिए इस तरह है कहीं पर, बिल्कुल है जी, यहाँ पर है ना। और शुरू में क्या, आधा नौ है, तो आधा नौ, इधर यू और इधर नौ, न्यून, बिल्कुल ये यन संधि है। ओके, आगे देखिए, पहला जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के स्थान पर आधा वो, मतलब कि वो हलंत हो जाता है, और जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। काफ़ी आसान है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल इजी है ये। जब ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद, मतलब कोई पहला शब्द है, अगर उसके लास्ट में ह्रस्व ऊ है या दीर्घ ऊ है, और दूसरा वाला शब्द जो है अगर उसके पहले में, दूसरा वाला शब्द यहाँ है, बीच में जोड़ है, अगर इसका पहला वर्ण इन दोनों को छोड़ करके, अब ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ को छोड़ना है। स्वर वर्ण 11 है, 11 में से आप ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, ओ कर आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई। छोड़ना किसको है, बस यही ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ को छोड़ना है। तो क्या बचेगा इसके बाद, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, समझ में आता आया। ये 9 वर्ण जो हैं, अगर ये 9 वर्ण में से कोई दूसरा, कोई भी एक वर्ण अगर इसके पहले वाले वर्ण में होगा, मतलब दूसरा जो शब्द है इस जगह, अगर ये 9 में से कोई इस जगह है,
तो ये वो भी क्या कहलाएगा, यन संधि कहलाएगा। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। आगे देख लो, सु जोड़ आगत मिलकर बनता है स्वागत। कौन सी संधि है ये, बिल्कुल यन संधि है। कौन संधि है, यन संधि है। यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए आप, हमने यहाँ पर यन संधि लिखने में कौन सा नौ का प्रयोग किया है, यहाँ पर यन संधि लिखने में कौन सा नौ का प्रयोग किया है। फिर भी एक चीज़ छूटा हुआ है, यो और नौ, नीचे हलंत लगेगा। यहाँ पर हलंत छूटा क्यों, क्योंकि टाइपिंग में हर चीज़ को टाइप करना जल्दी में संभव नहीं होता है। ओके, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यन संधि इस तरह लिखा जाएगा जिस तरह मैंने ये वाला लिखा, ठीक है। आप लोग समझदार हो, समझ जाते हो, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर सु जोड़ आगत मिलकर क्या बना, स्वागत। तो ये भी यन संधि है। उसको मैंने एक एरो से इंडिकेट करके इधर एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखिए तो सु जोड़ आगत मिलकर क्या बनता है, स्वागत। लेकिन बना कैसे, हमें इसको देखना है। बना कैसे, हमें इसको देखना है, तभी तो हम बना पाएंगे। सु जोड़ आगत जस्ट अब आपने पढ़ा है ये वाला, ये अगर पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व उ या दीर्घ उ होगा और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को छोड़कर अगर कोई दूसरा तीसरा होगा, कोई दूसरा स्वर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, यन संधि कहलाएगा। और ये ह्रस्व उ और दीर्घ उ के स्थान पर आधा वो आ जाएगा। देखिए तो आता है, यहाँ पर देखिए सु, ये पहला वाला है शब्द, पहला वर्ण है इस जगह, ये पहला वर्ण है इस जगह। इसमें से आपने क्या देखा है, ह्रस्व उ। क्यों, क्योंकि देखिए सु इस तरह लिखा हुआ है ना, और इस तरह जो मात्रा होती है वो व्यंजन में, इस तरह जो मात्रा होती है वो ह्रस्व उ की मात्रा होती है। ठीक, देखिए आगे सु जोड़ागत। सु में से हम क्या निकाले, ह्रस्व उ निकाले हैं। गौर से देखो, ह्रस्व उ निकाले हैं ना, तो क्या बचा इधर, आधा सौ बचेगा। वही आधा सौ को हमने यहाँ पर लिख दिया है, आधा सौ। इसके बाद देखिए ये उ जो निकाले तो उ के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा वो आ जाएगा। वहाँ पर ई के स्थान पर या फिर दीर्घ ई के स्थान पर आधा यो आता था पहले वाले में, लेकिन यहाँ पर जो है उ के स्थान पर या फिर दीर्घ उ के स्थान पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। कौन सा वो हलंत, मतलब आधा वो। देखिए ये उ के स्थान पर ये वाला जो उ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वो आया ना वो। इसके बाद देखिए अ कर आ, जिस तरह है उसी तरह लिख दिए, और इसके बाद गत जिस तरह है उस तरह लिख दिए। जोड़ के देखो तो सु जोड़ आगत, स्वागत बना है। तो सु में से हमने उ निकाला था, तो क्या बच गया, 100, आधा 100। ये उ के स्थान पर आधा वो आ जाएगा, और ये आ जो है ये भी अलग हो जाएगा, ये गत जो है ये भी अलग हो जाएगा। बीच में आ गया है, तो ये वाला आ जो है अपने से पहले वाले वर्ण में, ये वाला आ जो है अपने से पहले वाले वर्ण में, दैट मीन्स ये आधा वो में जाके मिल जाएगा। आपको हमने बताया है कि अगर आ की मात्रा इस तरह होती है, वो में जाके मिलेगा तो वाह कर देगा, इस तरह कर देगा, और इसका जो नीचे हलंत है ये भी ख़त्म हो जाएगा, हलंत भी उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ेगा, तो वो आकर वाह बन जाएगा। और जो पहला शब्द है, पहला जो यहाँ पर शब्द तो नहीं है, पहला वर्ण जो है ये आधा बन जाएगा। देखिए आधा बना है, स्वागत में आधा है, और वो आकर वाह बना नहीं, ये वाह आकर वाह, और ये गत लास्ट में है, गत बन गया स्वागत। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वधु जोड़ आगमन। वधु जोड़ आगमन, क्या ये बराबर करके जो लिखा हुआ है सही है? हो सकता है गलत हो। गौर से देखो आप, मैंने जानबूझकर यहाँ पर कोई त्रुटि छोड़ दी है, बताओगे आप क्या ये कि सही है ये लिखा हुआ? अगर सही नहीं है तो सही क्या होना चाहिए ये बताओगे आप। देखिए वधु जोड़ आगमन, तो वधु में से हमने क्या निकाला है, दीर्घ उ निकाला है, तो दीर्घ उ के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा वो आ जाएगा। और जब दीर्घ उ निकाल लिए तो क्या बचा इधर, वो और धौ हलंत है, मतलब आधा धौ ये वाला। ठीक, इधर उ के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो आधा वो आ जाएगा। फिर से लिखता हूँ, वो आधा दो, इधर उ के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो आधा वो। इधर क्या है, आगमन,
आगमन में से आ निकाल दिए, फिर जोड़, फिर गमन, वध जोड़ व जोड़ आ जोड़ गमन। ये आ गया है, ये आ जुड़ जाएगा जाकर कहाँ पर, व में, तो वो आकर वाह कर देगा, जैसा कि पहले वाले में किया था, ये वाले में, तो वो आकर वाह कर देगा। और ये जो ये वर्ण है ये क्या रहेगा, आधा, बिल्कुल आधा रहेगा, रहेगा ना आधा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, तो यहाँ पर आधा हुआ था ना, ये भी आधा होगा। गौर से देखो, यहाँ पर आधा लिखा हुआ है नहीं, तो यहाँ पर आधा होना चाहिए। ठीक है, मैं इनको सही कर देता हूँ। अब आप देखिए सही हुआ, वधवागमन हो गया ना। पहले यहाँ पर पूरा ध था, अब ये आधा ध हो गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब ये यन संधि कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और लास्ट कॉन्सेप्ट यन संधि को समझने के लिए, जब री के बाद री के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। र हलंत इस तरह होता है ना, लेकिन यहाँ पर वो टाइप नहीं हुआ है नीचे, इसलिए बगल में मैंने हलंत लिख दिया है जल्दी से टाइप करते वक्त। र हलंत हो जाता है, गौर से समझिए इसको। देखिए, जब री के बाद री के अलावा कोई दूसरा स्वर आए, री के बाद मतलब पहला वाला जो शब्द होगा और उसके अंत में री है, और दूसरे वाला जो शब्द होगा इसके पहले में अगर री के अलावा कोई दूसरा हो, कोई दूसरा स्वर, मतलब अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, हरस व ई दीर्घ ई, री को छोड़ करके, हरस व ऊ दीर्घ ऊ, मतलब कोई भी स्वर आ जाए री को छोड़ करके, तो ये री के स्थान पर क्या बन जाएगा, और र हलंत। र हलंत इस तरह होगा, नीचे में र की डैश लगेगा, बट मैंने बगल में लिख दिया है हलंत, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से वो टाइप नहीं हुआ था। समझिए आप इसको, जैसे कि पितृ जोड़ आदेश बराबर क्या हो गया, पित्रादेश। जब अगर कोई शब्द के पहले वाले शब्द के अंत में री होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर री है, ये री का निशान है, ये वाला जो है ना, ये री है, इस तरह का री। तो पहले वाले शब्द के अंत में री है, और दूसरा वाला जो शब्द है इसके शुरू में री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है, तो मिलकर क्या बना है, र हलंत। र हलंत हो जाता है। गौर से देखो, यहाँ पर र हलंत हुआ नहीं हुआ, क्या बन गया, तरह। तरह कैसे बना, समझिए इसको, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पितृ है, पितृ में से आपने री निकाल लिया, क्या निकाला, री, तो क्या बचा इधर, पित्त बचा ना, पित्त। लास्ट में तो के हलंत भी लगा, क्योंकि यहाँ पर तो आधा हो चुका है। क्यों आधा हो चुका, क्योंकि यहाँ पर हमने इससे स्वर निकाल लिया। कौन सा स्वर निकाला, री। जब इससे स्वर निकल गया तो ये आधा बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर पित्त बचा, पित्त जोड़, अब ये री जो है, ये री के स्थान पर क्या आ जाएगा, र हलंत आ जाएगा, और र हलंत इस तरह आएगा, इस तरह लिखा हुआ होता है। उसके बाद आ आएगा, इसमें से आदेश में से आ निकलेगा, ये देखिए आ निकला ना, री जोड़ आ, ये आ निकलेगा तो आ लिखा जाएगा, फिर जोड़ देश लिखा जाएगा। ठीक, दोबारा लिखता हूँ इसको, दोबारा लिखता हूँ, ध्यान से देखिए आप, क्या बचा इस जगह, पित्त जोड़ री। 1 मिनट छोटा करता हूँ इसको, पित्त जोड़ और री के जगह पर क्या आ जाएगा, र हलंत जोड़ आ जोड़ देश, जोड़ देश। समझ में आ रहा है ना, ये पित्त लिखा हुआ है, जोड़ ये र हलंत लिखा हुआ, ये आ लिखा हुआ, ये देश लिखा हुआ है। तरह कैसे बना इसको देखिए, यहाँ पर आधा र है, इधर अ कर आ है, तो आधा र में अ कर आ जुटेगा, अ कर आ की मात्रा इस तरह होती है, तो र कर रा बन जाएगा, बनेगा ना र कर रा। लेकिन इससे पहले ये र जो है, इस त से मिलकर, ये त से मिलकर ये र क्या बन जाएगा, तरह। ठीक, पता होगा आपको कि तरह एक संयुक्त व्यंजन है। ये तरह जो बनता है त हलंत, मतलब आधा त और र से मिलकर बनता है। ठीक है, आधा त और र से मिलकर बनता है, पूरे र से। गौर से देखो तो
क्या यहाँ पर पूरा तो है, पूरा रॉ है? क्या यहाँ पर पूरा रॉ है? जी नहीं, अभी नहीं है। लेकिन ये अगर आ जो इससे मिला है तो इसको पूरा रॉ कर दिया है ना। समझ में आ रहा है? ये रॉ जो है अभी आधा है, लेकिन इसके बगल में अगर आ है। ये अगर आ जो इससे मिला है तो रॉ कर रा बना दिया इसको, मतलब पूरा रॉ बना दिया है। इधर आधा तो है ना, आधा तो और रॉ मिलकर बन जाता है तरौ। क्या बन जाता है? तरौ बन जाता है, ये वाला। तरौ एक संयुक्त व्यंजन है ना। तो इधर पी, इधर तो और रॉ मिलकर क्या बन गया? तरौ। लेकिन रॉ के साथ में और आ भी छुपा हुआ है, तो पितरा देश, जो देश लास्ट में लिखा हुआ था, बचा हुआ था, क्या बन गया? पितरा देश। आशा है कि समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर भी एग्जाम्पल में रॉ के नीचे हलंत लगा हुआ नहीं है, नीचे हलंत लगाना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आधा रॉ है। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, मात्र जोड़ आनंद। कैसे इसको बनाएंगे हम? कैसे इसको बनाना होगा, आप बना के दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल बनाना ही होगा आपको। एक क्वेश्चन ये है और बाकी इधर भी है कुछ क्वेश्चन। सुर जोड़ इंद्र, महा जोड़ इंद्र, अति जोड़ आचार, स्व जोड़ अर्थी। ये चारों का उत्तर मुझे चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए या फिर कॉपी में नोट करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट अवश्य कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, पूरे वीडियो का एक निचोड़ इस जगह मैंने टाइप कर दिया है कि अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो और दूसरा स्वर कोई हो तो ये दोनों के स्थान पर ये आधा य बन जाता है, मतलब य हलंत बन जाता है। अगर ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो और दूसरा स्वर कोई भी दूसरा स्वर वर्ण हो इसके अलावा, तो इन दोनों के स्थान पर व बन जाता है, मतलब वो हलंत बन जाता है। और पहले वाले शब्द के शुरू में, अंत में और री हो और दूसरा वाला शब्द जो है उसका पहला वर्ण कोई दूसरा स्वर हो तो रॉ हलंत बन जाता है। रॉ के नीचे इस तरह डैश लग जाता है, यही यन संधि कहलाता है। यन संधि का ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, समझना आपके लिए ज़रूरी है। मैंने तो कोशिश की आपको समझाने का, समझ लेते हैं तो आपको ज़िंदगी का हर मोड़ पर काम देगा। अगर नहीं समझते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन इसमें जो बातें मैंने बताई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी इस यन संधि में, संधि को पहचानने में। ये मात्र जोड़ आनंद है, क्या ये यन संधि है? एक क्वेश्चन ये हुआ और बाकी 4 क्वेश्चन इधर है आपको, 4 एक 5 क्वेश्चन। इस पाँचों का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तभी तो पता चलेगा कि आप कितना तैयारी करते हैं। एक वीडियो को क्रिएट करने में, एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए। और इस वीडियो से आपकी सहायता हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।